विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है? डाइपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी ही होता है, पोलैरिटी का एक मेजर है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एक का चार्ज है प्लस क्यू, एक का माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस डी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? क्यू इंटू डी। ये डाइपोल मोमेंट होता है, डिस्टेंस इंटू चार्ज। ठीक है ना? तो एक मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी होगी उसका डाइपोल मोमेंट उसका एक मेजर होता है। अब देखो, ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है ना। अच्छा पहले तो ना ये याद कर लो, सीसीएल, पहले सीसीएल4 का कितना होगा डाइपोल मोमेंट बताओ? जीरो। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। देखो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा सीसीएल4, इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ये, और चारों बॉन्ड एक जैसे है ना, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। तो हर बॉन्ड का जो बॉन्ड मोमेंट है वो इक्वल होगा। बॉन्ड मोमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? क्या होता है बॉन्ड मोमेंट? सिर्फ जैसे मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ पे चार बॉन्ड है, चारों बॉन्ड अलग अलग है, मतलब यहाँ तो सेम है, तो उसमें से एक बॉन्ड उठा लो, उस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड मोमेंट। ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, इन सारे बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम, इन सारे बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम। अब वेक्टर सम में अगर कंफ्यूजन होती है, मैंने पहले बताया फोर्स से इसको इमेजिन कर लिया करो। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मान लो कार्बन खड़ा है, क्लोरीन उसको कुछ फोर्स लगा के इस तरफ खींच रहा है, दूसरा क्लोरीन उसको इस तरफ खींच रहा है, तीसरा क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, चौथा क्लोरीन ऊपर खींच रहा है, चार क्लोरीन ऐसे खींच रहे हैं, और सारे के सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। ये बंदा यही खड़ा रहेगा क्योंकि चारों दिशा से उसको सिमेट्रिकली खींचा जा रहा है। समझ में आई बात? टेट्राहेड्रल एक सिमेट्रिक शेप होती है, तो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट जीरो हो जाएगा CCl4 के केस में। नहीं समझ में आया तुमको ये? हाँ, आगे चार वाला समझने में मुश्किल होता है ना, तीन वाला कर सकते हो। देखो दो वाले से समझाता हूँ। देखो देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को इधर खींच रहा कोई बंदा और इधर खींच रहा कोई बंदा, इक्वल फोर्स से खींच रहा है, क्या मूव करेगा पॉइंट? नहीं करेगा, मतलब वेक्टर सम दोनों का जीरो होगा। अब तीन वाला केस लेता हूँ, एक ऊपर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, तीनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, एंगल है 120 डिग्री। क्या फील आ रही है? मूव करेगा पॉइंट? ये मूव नहीं करेगा, तीनों दिशा में सिमेट्रिक खींचा जा रहा है, ये यहीं रहेगा। तो वेक्टर सम अगर 120 डिग्री पे वेक्टर्स हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, वेक्टर सम उनका जीरो होता है। समझ में आई बात? ऐसे चार वाला ये केस है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक शेप है, चारों बंदे ऐसे सिमेट्रिक खींच रहे हैं उसको अलग अलग दिशा में, वेक्टर सम जीरो आएगा। समझ में आई बात? तो इसका वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। हालांकि बॉन्ड मोमेंट जीरो नहीं है, एक बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट है यहाँ पे, पर ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट इसका जीरो। तो ये ना याद रखना, CCl4 का जीरो होता है। अगर आप एक Cl हटा के एक H कर दोगे ना, तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। CH ये याद रखना, CH Cl3, फिर एक H और हटा के, सॉरी एक Cl और हटा के एक H लगा दो, तो CH2Cl2 थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर क्या करो, एक Cl और हटा के एक H लगा दो, CH3Cl आ जाएगा। ये ना याद रखो, क्योंकि इसको लॉजिकली पता करना मुश्किल हो जाता थोड़ा। मैं बताऊंगा लॉजिकली भी कैसा है, पर ये याद रखो। ओके, देखो CCl4 का जीरो याद रह जाता है क्योंकि सिमेट्रिक है, एक Cl हटा के एक एक H लगाते जाओ, डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात? ये याद रखना बात। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था, उसने तीन दिए थे, तीन दिए थे, उसने बोला था इनमें से सबसे ज्यादा किसका है? ये दिया था, ये दिया था, और ये दिया था। पहले तो मैंने जो याद कराया उसके बेस पे बताओ। CCl4 का जीरो, एक एच, एक Cl हटा के कैसे लगा दिया, ये बन गया, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ गया, एक Cl हटा के एक और H लगा दिया, थोड़ा सा और बढ़ गया। तो इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, इधर जाने पे डिक्रीज है, तो सबसे ज्यादा इसका है। आंसर तो आ गया ना। अब लॉजिकली बताता हूँ,
लॉजिकली करना फिर से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को मुश्किल है, मेमोरी से ही कर लेना, याद रखना, ठीक है ना। मैं फिर भी बताता हूँ क्या हो रहा है। इसको फिर से वेक्टर सम करना है हमको। ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स का वेक्टर सम। अब यहाँ देखो, ये सारे, यहाँ कार्बन है बीच में, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है क्लोरीन की तरफ होगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सॉरी इस बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल ये बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन कार्बन की तरफ होगा। इस तरह से ये सारे वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। अब देखो ये चारों, ऐसा नहीं लग रहा चारों बंदे एक ही दिशा में इस मॉलिक्यूल को लेके जाना चाहते हैं, लग रहा है ना, ये बंदा भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, सब एक ही दिशा में धक्का मार रहे हैं। तो इनका वेक्टर सम जो है सपोर्टिव है, चारों के चारों एक ही दिशा में है, तो सपोर्ट कर रहे हैं चारों के चारों एक दूसरे को। समझ में आई बात। ये देखो इन तीन बंदों को देखो, ये ऊपर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये तीनों इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। नहीं समझ में आई बात, ये तीनों इस दिशा में ले जाना चाहते हैं और ये बंदा इधर ही खींचे जा रहा है अलग से पीछे। तो मतलब जो इसका नेट रिजल्ट आएगा वो इससे कम आएगा। समझ में आई बात। ये तो चारों ही अलग अलग है, जीरो ही होगा, एक खड़ा है, तो और कम हो गया। तो वेक्टर सम ही है, ये कुछ नहीं है, वेक्टर सम है। इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम इस तरह से आता है कि इसका हाईएस्ट होगा, उससे कम इसका, इसका तो जीरो ही है। क्लियर होगी बातें, ये है, यही लिखा हुआ है। देखो ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स इन CH2Cl2, इसमें सारी जो बॉन्ड मोमेंट है वो ऐड हो जाती है डायपोल मोमेंट देने के लिए। CH3Cl3 में बॉन्ड मोमेंट लेबल्ड एज 1, ये वाली अपोजेज अदर बॉन्ड मोमेंट्स, बाकी सबको वो अपोज कर रही है इनको सबको, है ना, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट इससे कम हो जाती है। CCl4 तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, उसके इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट ऐड होके जीरो डायपोल मोमेंट देते हैं, इसलिए हाईएस्ट किसका है, इसका। क्लियर होगी बात। एक्सप्लेन करना है डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का लोअर क्यों है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। और यह है क्लोरोबेंजीन, किसका डायपोल मोमेंट कम है, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। देखो पहले तो पोलैरिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है, sp हाइब्रिड और ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे कम sp2, उससे कम sp3, ये होता है, ठीक है। तो अब मैं वैसे ही इसकी वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। अच्छा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास होता है, तो मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेता हूँ 3, ओके। यहाँ पे दोनों 3, अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, कार्बन है, इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाया, 3, yes, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड 4 बनाया, क्यों, 3 तो दिखा रखा है, एक हाइड्रोजन दिखाया नहीं, यहाँ 4 बनाए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 और sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन सा कार्बन है, sp2 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना। मैं मान लेता हूँ इसकी 2.6, इसकी कम होगी तो 2.5, मैंने ऐसे ही मान लिया, इसके अंदाजे इसके आसपास होगा, क्योंकि ज्यादा। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिफरेंस 3 और 2.6, 0.4 का, इसमें डिफरेंस 0.5 का। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है उतना ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एक एटम से दूसरे एटम पे, है कि नहीं, नहीं समझ में आई बात है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ खींचता है ना इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो कम खींचेगा। तो ज्यादा पोलैरिटी कहाँ डेवलप होगी, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो इसके केस में
ज्यादा पोलैरिटी डेवलप हो गई, समझ में आई बात है, मोर पोलैरिटी, ठीक है। तो चार्ज यहाँ ज्यादा है, यहाँ क्या लिखा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो एक और है, एक तो है, दूसरा भी है। इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और यहाँ पे sp2 इसमें, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्लोरीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ होती है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, है ना, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लेस। ठीक है, तो अगला देखो, ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन Cl इज डिक्रीज्ड फर्दर व्हिच डिक्रीजेस पोलैरिटी ऑफ CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन। देखो ये मिटाता हूं, मैं दूसरा बात बताता हूँ। पोलैरिटी पोलैरिटी कम होने का, क्लोरोबेंजीन में पोलैरिटी कम होने का एक तो कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, है ना, और कारण क्या हो गया, देखो Cl 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे ना, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे रेजोनेंस करके डोनेट कर देगा, ऐसे समझ में आई बात, रेजोनेंस करके उसने डोनेट कर दी, तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा जब रेजोनेंस करेगा, तो पोलैरिटी और कम हो गई, समझ में आई बात, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से यहां से खींच रहा था, रेजोनेंस से उसने डोनेट ही कर दिए, तो पोलैरिटी और कम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तीसरी बात देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ना, रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहाँ कम हो गया, यहाँ चार्ज भी कम है और डिस्टेंस भी कम है, तो फिर डाइपोल मोमेंट तो कम होनी ही थी, समझ में आई बात। एक और कारण है, sp2 हाइब्रिड कार्बन छोटा होता है sp3 से, इसका ये sp2 का अगर ऐसा है शेप, sp3 थोड़ा सा लंबा होता है, sp3 लंबा होता है, sp2 थोड़ा सा छोटा होता है, तो sp2 वैसे ही छोटा है, साइज तो मतलब लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ और कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होने के दो कारण है, एक तो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, दूसरा sp2 था तो वैसे ही छोटा हो गया बॉन्ड लेंथ sp3 से, तो इन कारणों से इसकी डाइपोल मोमेंट कम है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी पे है, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। जो एल्काइल हैलाइड्स हैं देखो वो पोलर होते हैं, जैसे देखो सॉल्युबिलिटी में एक कॉमन बात आपको याद रखनी है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर जो है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है ना, तो वो पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा। अब जो एल्काइल हैलाइड है इसमें दो पार्ट होते हैं, मान लो CH3 CH2 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 Cl, ये ले लिया मैंने। अब ये यहाँ तो पोलैरिटी है ना, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो ये पार्ट क्या है, पोलर है, लेकिन ये पार्ट क्या है, नॉन पोलर है, ये पार्ट तो एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल में पोलर पार्ट भी और नॉन पोलर पार्ट भी है, पर नॉन पोलर पार्ट क्या है, बड़ा है, पोलर पार्ट क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये पानी में इतने सॉल्युबल नहीं होते। हाँ अगर ये छोटा होता CH3Cl, अब इसमें नॉन पोलर पार्ट है ही नहीं ऑलमोस्ट, तो ये सॉल्युबल होता है पानी में, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी घटती रहेगी ऐसे, जैसे जैसे आप ये नॉन पोलर पार्ट का साइज
बड़ा करते रहोगे तो सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती रहेगी। समझ में आई बात है? क्लियर है? इसको लिखना कैसे है देखो, इन ऑर्डर फॉर हेलो एल्केन टू डिजोल्व इन वाटर। अगर हेलो एल्केन को पानी में डिजोल्व होना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो क्या है, मैं आरसीएल लिख लेता हूँ, आरसीएल। तो इसमें ये ऐसे होगा ना, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी होगी ना। तो अगर एक कंटेनर में आपने एक कंटेनर में आपने हेलो एल्केन ले रखा है, हेलो एल्केन ले रखा है, दूसरे में आपने वाटर ले रखा है, ठीक है। तो इसमें इस कंटेनर में क्या होगा, इसमें ऐसे नहीं होगा, इनके बीच में ऐसे अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होगा इनके बीच में, ऐसे होगा ना। जब आपने इनको मिक्स कर दिया दोनों को तो क्या होगा, अच्छा वाटर में क्या होगा, वाटर में भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना वाटर, ऐसे और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, है ना। तो जब अब क्या है, अब ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। अब जब मिक्स करना तो क्या होगा, आरसीएल वाटर के साथ आगे अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे, है ना। हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे 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 अट्रैक्शन होगा ना इनमें, इसी को तो बोलोगे मिक्स हो गए। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं, ये गलत होगा, इधर जोड़ लो ClR, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको, फिर आपको ये तोड़ना पड़ेगा ना, आरसीएल का आरसीएल के साथ तो नाता रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, ऐसे वाटर का वाटर के साथ तोड़ना पड़ेगा। तो जब तोड़ते हैं कुछ चीज तो एनर्जी लगती है, जब आपने मिक्स किया ये तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और वाटर के H बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, यही लिखा है, ठीक है ना। और जब ये बनेगा बॉन्ड, यहाँ एनर्जी क्या होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ये तोड़ने में यहाँ भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे आरसीएल और H2O मिक्स करने के बाद, तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन बढ़ गया, बॉन्ड फॉर्मेशन की तरह है ना ये, तो एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, सप्लाई करनी पड़ती है वो ज्यादा होती है। इस केस में जब आप एल्काइल हैलाइड को पानी में डालते हो, तो एल्काइल हैलाइड का आपस में इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए और वाटर का आपस में इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जब वाटर और आरसीएल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे जो रिलीज होती है उससे ज्यादा होती है। तो घाटे का सवाल थोड़ी कोई करेगा, बोलो लगी रहो यार तुम लोग, छोड़ो। एनर्जी तो सप्लाई कब करनी पड़ती है इस केस में, रिलीज कब होती है, जब न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप, जब नए इंटरेक्शन होते हैं किसमें, हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो वो उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन वाटर, पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी वेरी लो होती है, इवन दो दे आर पोलर, हालांकि वो पोलर है इसलिए सॉल्युबिलिटी उनकी कम है, ठीक है।